हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका की धरती से राजनाथ सिंह ने दी बड़ी चेतावनी। कहा भारत को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे चाइना को दी गई है यह बहुत बड़ी चेतावनी। साथ में पाकिस्तान को भी लताड़ लगाया राजनाथ सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आपको बताएंगे। और इसी बीच बताएंगे जहां पर यूक्रेन युद्ध से रूसी हथियारों की सप्लाई पर असर नहीं। पुतिन ने भारत को S-400 की दूसरी रेजिमेंट भेज दुनिया को दिया सबसे बड़ा अब तक का संदेश। बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर कभी भी यूक्रेन जा सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन। अभी की बड़ी खबर, रशिया के न्यूक्लियर खतरे के बीच देंगे कड़ा संदेश। बताएंगे दोस्तों कब तक जा सकते हैं यूक्रेन। और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर जंगी जहाज डूबने के बाद रशिया के सरकारी टीवी का बड़ा दावा। कहा तीसरा विश्व युद्ध शुरू, ये पक्की बात है। बताएंगे दोस्तों क्या है पूरी बात। और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर निर्णायक मोड़ पर चाचा भतीजे की जंग। पीएम मोदी जी से मिलने की तैयारी में, शिवपाल यादव पीएमओ से मांगा समय। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आपको बताने वाले, हर तरह की जानकारी देंगे दोस्तों। आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश है और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका की धरती से राजनाथ सिंह की बड़ी चेतावनी। कहा भारत को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान बिना किसी देश का नाम लिए बड़ी चेतावनी दे डाली। उनकी तरफ से दो टूक कहा गया है कि अगर कोई भी भारत को छेड़ने का प्रयास करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उनकी तरफ से ये तल्ख टिप्पणी सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में दी गई है। जी हाँ दोस्तों, चीन के खिलाफ सीमा पर दिखाए गए भारतीय जवानों के पराक्रम पर बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैं खुलकर तो नहीं बता सकता कि हमारे भारतीय जवानों ने वहां पर क्या शौर्य दिखाया था, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि एक स्पष्ट संदेश दिया गया है, भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। उन्होंने ये बयान उस समय दिया है जब चीन संग भारत की तनातनी का दौर जारी है। साथ ही सीमा पर तनाव कम जरूर हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वैसे बातचीत के दौरान राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए रशिया यूक्रेन युद्ध पर भी अहम टिप्पणी कर डाली। जी हाँ दोस्तों, अभी इस समय अमेरिका द्वारा भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है। कोशिश है कि भारत रशिया के खिलाफ स्टैंड ले। उस पर अब दबाव के बीच रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत कभी भी जीरो सम गेम की कूटनीति पर नहीं चलता है। उसके मुताबिक अगर किसी एक देश से भारत के रिश्ते अच्छे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दूसरे देश से रिश्ते खराब हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन चाइना को राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ी धमकी दी है दोस्तों, और साफ कह दिया है अगर भारत को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में दोस्तों आप भी राजनाथ सिंह के बात का क्या समर्थन करते हैं, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। हमारा भी समर्थन है, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूक्रेन युद्ध से रूसी हथियारों की सप्लाई पर असर नहीं। पुतिन ने भारत को S-400 की दूसरी रेजिमेंट भेज दुनिया को दिया ये बहुत बड़ा संदेश। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रशिया ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की दूसरी रेजिमेंट भेज दी है, जिसके बाद से ये सुनिश्चित हो गया है कि यूक्रेन युद्ध का असर रूसी हथियारों की सप्लाई पर नहीं पड़ा है। पहले ये दावा किया गया था कि इस युद्ध के कारण रूसी सेना के पास खुद के हथियारों की कमी हो गई है, लेकिन भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम जैसे ताकतवर हथियार को निर्यात करके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया भर के आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। रशिया ने S-400 की पहली रेजिमेंट को दिसंबर 2021 में भारत को सौंप दिया था। जी हाँ दोस्तों, भारत में रशिया के नवनियुक्त राजदूत डेनिस अलीपोव ने 2 मार्च को कहा था कि भारत के लिए सैन्य हार्डवेयर और स्पेयर पार्ट से संबंधित किसी भी लेन देन पर पश्चिमी प्रतिबंधों का असर नहीं होगा। उन्होंने बताया है कि इन प्रतिबंधों को बेअसर करने के लिए दोनों देशों के बीच वित्तीय तंत्र मौजूद है। उन्होंने कहा कि मुझे भारत को S-400 मिसाइल
मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के संबंध में कोई बाधा नहीं दिखाई देती है। हमारे पास तंत्र है और बिना किसी अड़चन के सौदे को जारी रखेंगे। रशिया पर लगे प्रतिबंध किसी भी तरह से भारत और रशिया के डिफेंस डील को प्रभावित नहीं करेगा, चाहे वो नए हो या पुराने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत और रशिया ने 2016 में S-400 मिसाइल सिस्टम की डील को साइन किया था। $5.43 बिलियन की इस डील को अमेरिका ने कई बार प्रतिबंधों की चेतावनी भी बताई थी दोस्तों। इसके बावजूद भारत अड़ा रहा और रशिया ने पिछले साल S-400 की डिलीवरी भी शुरू कर दी थी। और ऐसे में दूसरी रेजिमेंट मिलने के बाद दोस्तों भारत ने और रशिया ने दोस्तों ये तय कर दिया है कि पश्चिमी देश के झुकाव में नहीं आएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर यूक्रेन जा सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। रशिया के न्यूक्लियर खतरे के बीच देंगे कड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा है कि वो आने वाले समय में यूक्रेन का दौरा करने के लिए तैयार है। नेक्स्टा की ओर से ट्वीट किए गए वीडियो में जो बाइडेन पत्रकारों से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अधिकारियों को यूक्रेन भेजेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि हम अभी फैसला कर रहे हैं इस पर। जी हाँ दोस्तों, वहीं उनसे जब ये पूछा गया कि क्या वो खुद यूक्रेन का दौरा करेंगे, इस पर उन्होंने कहा हाँ मैं दौरा करूंगा। जो बाइडेन का ये बयान तब आया है दोस्तों जब इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि अमेरिका यूक्रेन में अपने अधिकारियों को भेजने को लेकर विचार कर रहा है। अगर जो बाइडेन यूक्रेन जाते हैं तो ये रशिया के लिए बहुत कड़ा संदेश होगा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। तो वहीं इससे पहले जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका के अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यूक्रेन के समर्थन के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजना चाहिए या नहीं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली और सबसे बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर रूस ने लिया मोस्कवा का डूबने का बड़ा बदला। यूक्रेन के मिसाइल पॉइंट को ही बम से उड़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है। हाल ही में यूक्रेन ने अपना दम दिखाते हुए रूसी युद्धपोत बोले तो मोस्कवा को तबाह कर दिया है दोस्तों। उसको लगा था कि इस हमले के बाद रूसी सेना बैकफुट पर आ जाएगी, लेकिन अब यूक्रेन ने एक नई आफत मोल ले ली है दोस्तों। युद्धपोत पर हमले के बाद से रूसी सेना बौखला गई है और वो बदला लेने के लिए यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इसी क्रम में उसने शुक्रवार को यूक्रेन के नेपच्यून मिसाइल बनाने वाले संयंत्र को भी उड़ा डाला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यूक्रेन ने कहा था कि उसने नेपच्यून मिसाइल के जरिए रूसी युद्धपोत को तबाह किया है। ये युद्धपोत काला सागर से यूक्रेन की जमीन पर मिसाइल के जरिए हमला कर रहा था। वैसे रूसी सेना ने इस दावे को खारिज कर दिया और रूसी अधिकारियों के मुताबिक युद्धपोत में कई खतरनाक मिसाइलें थी जिसमें आग लग जाने की वजह से धमाका हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद वो डूब गया और रूस ने ये भी दावा किया कि वक्त रहते उसमें सवार सैकड़ों जवानों को निकाल लिया गया था। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। इसी बीच आपको बता दें जहां पर जंगी जहाज डूबने के बाद रशिया के सरकारी टीवी ने बहुत बड़ा वादा किया है दोस्तों। दावा करते हुए कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू, ये पक्की बात है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको बता दें जहां पर आतंकियों को मार डालो इलाज के दौरान दोस्तों बेड पर लेटे सीआरपीएफ जवान ने अपने सीनियर से कही ये बात। सिपाही का हौसला देख रह गए लोग दंग। जी हाँ दोस्तों, एक घायल सीआरपीएफ के जवान का वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों। वीडियो में अस्पताल के एक बेड पर जवान लेटा है और उसका इलाज चल रहा है। वो बेड पर लेटे हुए आतंकियों को मारने के लिए अपने सीनियर को कह रहा है। सोशल मीडिया पर एक सीआरपीएफ के एक जवान का वीडियो खूब वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें वो अपने सीनियर से आतंकियों को मारने को कह रहा है। वीडियो में ये देखा गया है कि कैसे जवान अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ है और उसका इलाज चल रहा है और उसी इलाज के दौरान उससे मिलने उसका सीनियर आता है दोस्तों और वे उससे बात करने लगते हैं। बातों के दौरान वो अपने सीनियर से उन आतंकियों को जान से मारने को कहता है दोस्तों, आतंकियों को मार गिराने को कहता है जिन लोगों ने उसकी ये हालत की है। वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं दोस्तों और इस पर खूब अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों उस जवान के इस हौसले के लिए दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों वीडियो। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भारत के दुश्मन देशों में खलबली मचाने आ गई सबसे खूंखार पनडुब्बी INS वागशीर। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान के दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए देश की समुद्र सीमा को अभेद और अखंड रखने वाला अब तक की सबसे आधुनिक सब
सबमरीन में से एक INS वाघ-शीर भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में जल्द शामिल होने वाला है। आखिर इस सबमरीन की क्या खासियत है दोस्तों और इसे क्यों साइलेंट किलर कहा जाता है, हम आपको बताते हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई ये सबमरीन कलवरी श्रेणी की आखिरी सबमरीन है दोस्तों। ये कलवरी क्लास की डिजिटल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। इस सबमरीन की लंबाई करीब 221 फीट है दोस्तों और ये करीब 40 फीट ऊंची है। इस सबमरीन में 360 बैटरी सेल्स लगे हैं। मुंबई के मंझगांव डॉक पर बनी इस सबमरीन का 40% से ज्यादा हिस्सा आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। इसके लिए दोस्तों अपने भारतीय नौसेनाओं को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर यूरोपियन यूनियन के खिलाफ रूस की बड़ी कार्रवाई, 18 कर्मचारियों को देश से निकाला। जी हाँ दोस्तों, मॉस्को ने शुक्रवार को कहा है कि रशिया में यूरोपीय संघ के मिशन के 18 सदस्यों को देश छोड़ने के लिए कहा है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि रशिया में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल के 18 कर्मचारियों को व्यक्तित्वहीन घोषित किया गया है और उन्हें रूसी संघ का क्षेत्र छोड़ना होगा। तो वहीं यूरोपीय संघ ने रशिया के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई और कार्रवाई को अनुचित बताया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत को मिला गेहूं का बहुत बड़ा खरीदार। यूक्रेन संकट के चलते इस देश ने की बहुत बड़ी डील। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकी देश मिस्र ने भारत को गेहूं सप्लायर के रूप में मंजूरी दे दी है। दोस्तों मिस्र गेहूं का बहुत बड़ा आयातक है, लेकिन अब तक वो रशिया और यूक्रेन से ही गेहूं खरीदता था। अब उसने भारत से गेहूं मंगवाने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, खाद्यान्न निर्यात की दिशा में ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। खासकर देश के किसानों के लिए बहुत ही अच्छा और फायदे का सौदा साबित होने वाला है। इसी साल मिस्र भारत से 10 लाख टन गेहूं खरीदना चाहता है। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा था कि अगर विश्व व्यापार संगठन अनुमति देता है तो अपनी 80 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन देने वाला भारत दुनिया को खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अफ्रीकी देश मिस्र ने भारत को गेहूं के सप्लायर देश के तौर पर मंजूरी दे दी है। मिस्र यूक्रेन और रूस से गेहूं खरीदने वाला सबसे बड़े आयातकों में से एक है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई की वजह से विश्व बाजार में गेहूं की उपलब्धता बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है। ये दोनों ही देश गेहूं के प्रमुख उत्पादक होने के साथ साथ प्रमुख निर्यातक भी हैं। 2020 में मिस्र ने रशिया से 180 करोड़ डॉलर का और यूक्रेन से 61.08 करोड़ डॉलर का गेहूं आयात किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पीयूष गोयल का कहना है कि भारतीय किसान जो है वो दुनिया को खिला रहे हैं अन्न। जी हाँ दोस्तों, ये अफ्रीकी देश भारत से 10 लाख टन गेहूं आयात करना चाहता है, जिसमें से उसको 2,40,000 टन गेहूं की इसी अप्रैल में आवश्यकता है। पीयूष गोयल ने इसके बारे में ट्वीट करके बताया है कि भारतीय किसान दुनिया को गेहूं खिला रहे हैं। मिस्र ने भारत को गेहूं सप्लायर के रूप में मंजूरी दे दी है और दुनिया विश्वसनीय स्थिर खाद्य आपूर्ति के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में है। तो मोदी सरकार उस दिशा में कदम बढ़ा रही है। हमारे किसानों ने सुनिश्चित किया है कि हमारे अन्न भंडारों से भी ज्यादा अनाज हो और हम दुनिया की सेवा के लिए तैयार हो। अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर नवाज शरीफ को राजनयिक पासपोर्ट जारी करने पर लगाई रोक, देश आते ही गिरफ्तार करने का दिया निर्देश। जी हाँ दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को नई सरकार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को राजनयिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने के लिए कदम उठाए हैं। दोस्तों हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नवाज शरीफ जैसे ही लंदन से पाकिस्तान आते हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष और नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि नई सरकार ने नवाज शरीफ और उनके इस साले इशकदार के पासपोर्ट का नवीनीकरण करने का निर्देश दिया गया है। नवाज शरीफ का पासपोर्ट इस साल फरवरी में एक्सपायर हो गया था और इमरान खान के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने उनके पासपोर्ट का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया था। इमरान सरकार ने 72 वर्षीय नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामलों की शुरुआत भी की थी। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की जहां
पर शहबाज शरीफ के लिए तो बारूदी सुरंग बिछा गए हैं इमरान खान। IMF से कर्ज पाना भी हुआ बड़ा मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, क्या मौजूदा हाल में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज की बाकी किस्तें मिल पाएंगी? दोस्तों, देश की गंभीर वित्तीय स्थिति को देखते हुए ये सवाल बेहद अहम हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तान को हर महीने जरूरी आयात करने के लिए $6 बिलियन की विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है। फिलहाल उसके विदेशी मुद्रा भंडार में $11.32 बिलियन ही है, यानी पाकिस्तान के पास 2 महीने का आयात बिल चुकाने लायक विदेशी मुद्रा भी बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की नई शहबाज शरीफ सरकार ने अगर देश की वित्तीय और आर्थिक नीतियों में तुरंत बड़े बदलाव नहीं किए तो IMF से और कर्ज मिलना मुश्किल दिखता है। दोस्तों, जबकि IMF के अलावा कोई दूसरा स्रोत नहीं है जो पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा समस्या को हल करने में सहायक हो। पाकिस्तान ने चीन और संयुक्त अरब अमीरात से $2.2 बिलियन के कर्ज लिए हैं, लेकिन इससे फौरी राहत ही मिली है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर लगाया 14 करोड़ के सरकारी गिफ्ट बेचने का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूर्व PM इमरान खान पर गिफ्ट चोरी करके दुबई में बेचने का आरोप लगाया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं साबित कर सकता हूं कि इमरान खान ने तोश खाने से गिफ्ट चुराकर दुबई में बेचे हैं। इस्लामाबाद में पत्रकारों के लिए आयोजित इफ्तार पार्टी में शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने 140 मिलियन में गिफ्ट को बेचा है। शहबाज शरीफ के मुताबिक इमरान खान ने जो तोहफे दुबई में बेचे हैं उनमें डायमंड ज्वेलरी सेट, ब्रेसलेट और घड़ियां हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुझे भी एक बार ऐसी ही महंगी घड़ी मिली थी जिसे मैंने तोश खाने में जमा करवा दिया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर ताइवान के साथ तुरंत तोड़ो सारे संबंध। अमेरिका पर आखिर दोस्तों चाइना क्यों भड़क गया, क्या है पूरा कारण, हम आपको बताते हैं। चीन ने ताइवान के साथ संबंधों को लेकर अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से कहा है कि उन्हें हुए ताइवान के साथ सभी आधिकारिक संपर्कों को तुरंत तोड़ लेना चाहिए। चीन ने ताइवान को एक बार फिर अपना अविभाज्य हिस्सा बताते हुए भविष्य में मिलाने की बात की है, जिसके बाद ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण जो बाइडेन प्रशासन का पूरा ध्यान पूर्वी यूरोप पर केंद्रित था, लेकिन वहां यूक्रेन की बढ़त को देखने के बाद अमेरिका ने एक बार फिर एशिया में अपनी उपस्थिति का एहसास करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां CPEC की आड़ में कोरोना से भी खतरनाक जैविक हथियार बना रहा चीन और पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। दोस्तों बता दें, चीन और पाकिस्तान CPEC की आड़ में खतरनाक जैविक हथियारों पर काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि इन जैविक हथियारों के जरिए धरती से पूरी मानवता को खत्म किया जा सकता है। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की वुहान इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पाकिस्तान के मिलिट्री डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अपने पिछले 6 से 7 साल से खतरनाक जैविक हथियारों पर प्रयोग कर रही है। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को ही कोरोना वायरस का संभावित जन्म स्थान भी माना ही जाता है। दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान में चीन के जैविक हथियारों की लैब होने से भारत, अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली और बड़ी खबर की, जहां पर निर्णायक मोड़ पर चाचा भतीजे की जंग। PM मोदी से मिलने की तैयारी में शिवपाल यादव, PMO से मांगा समय। जी हाँ दोस्तों, सपा को स्थापित करने में मुलायम सिंह के साथ जूझने वाले शिवपाल यादव अब वैचारिक तौर पर भाजपा के करीब आ गए हैं। वे भाजपा में शामिल होने को तैयार हैं। भाजपा उन्हें कब शामिल कराती है और उन्हें किस भूमिका में रखेगी, इस पर जल्द निर्णय होना है। अब पर चाचा दोस्तों भतीजे यानी शिवपाल अखिलेश की 6 साल से चल रही जंग अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है। इसमें समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिवपाल यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। शिवपाल ने मुलाकात के लिए PMO से समय मांगा है। दिल्ली में उनकी मुलाकात लाल कृष्ण आडवाणी से भी होनी है, जिनकी उनकी सियासत में बदलाव पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रही है। उनके ट्वीट और बातों से साफ इशारा मिल रहा है कि उनका मूड भाजपा में जाने को लेकर साफ हो चुका है। माना यह भी जा रहा है कि भतीजे अखिलेश की तरफ से उनको मनाने या रोकने की कोई कोशिश न होना भी उन्हें खल रहा है। जी हाँ दोस्तों, शिवपाल यादव के साथ सपा के पुराने
कार्यकर्ताओं का जुड़ाव रहा है। मुलायम के गढ़ वाले इलाकों में शिवपाल की अपनी पकड़ रही है। इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद ही नहीं, आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं में शिवपाल की पैठ बनी रही। मुलायम परिवार के सबसे बड़े कद्दावर नेता को अपने साथ लाकर भाजपा अखिलेश यादव पर दबाव बढ़ा सकती है। आप क्या कहते हैं दोस्तों शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने को लेकर? दोस्तों अपनी निजी राय जरूर दीजिएगा। क्या शिवपाल यादव को जल्द से जल्द बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए? दोस्तों हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, चुनाव से पहले सीएम जयराम के बहुत बड़े ऐलान, पानी का बिल माफ, 125 यूनिट बिजली फ्री। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य की बीजेपी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल दिवस पर 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया और ग्रामीण इलाकों में पानी का बिल माफ करने का ऐलान किया है। साथ ही प्रदेश की महिलाओं को हिमाचल परिवहन निगम की बसों में किराए पर 50% की छूट देने का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल दिवस पर चंबा में आयोजित कार्यक्रम में ये बड़ी घोषणाएं की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कौन सी पार्टी आपके हिसाब से जीतने वाली है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां कर्नाटक सरकार में मंत्री ईश्वरप्पा ने दिया इस्तीफा। ठेकेदार की आत्महत्या और कमीशन खोरी में आया था इनका नाम। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या के मामले में भारी दबाव का सामना कर रहे बीजेपी नेता व मंत्री के एस ईश्वरप्पा ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई से शुक्रवार को मिलकर ईश्वरप्पा ने अपना इस्तीफा सौंपा है। दोस्तों वहीं ईश्वरप्पा के समर्थकों में काफी रोष भी देखा जा रहा है दोस्तों, जिसको लेकर उन्होंने सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है दोस्तों। 13 से 75 साल तक के लोग ऐसे कर सकते हैं आवेदन। आपको बता दें, भगवान शिव की अमरनाथ यात्रा को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। 13 साल से 75 साल तक की उम्र के लोग अमरनाथ यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस बार अमरनाथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। अगली खबर की बात कर, लेकिन उससे पहले दोस्तों हर हर महादेव, जय अमरनाथ बाबा कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। साथ ही आपको बता दें, जहां पीएससीएल में जिन निवेशकों का फंसा है पैसा, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों। पीएससीएल लिमिटेड की पल्स योजना में पैसा लगाने वाले निवेशकों को अब उनका पैसा रिफंड किया जाएगा। बाजार नियामक सेबी बोले तो सेबी पीएससीएल की संपत्तियों को बेचकर निवेशकों को पैसा देने की योजना पर काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये केवल उन्हीं निवेशकों के लिए लागू होगा जिनके दावे की रकम 10,001 से 15,000 रुपए के बीच है और साथ ही जिनकी एप्लीकेशन सत्यापित हो चुकी। और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।